हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश की जो रीडर बुक है, यानी पैनोरमा पार्ट 2 रीडर बुक, उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एलर्जी, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। यानी सेकेंड लेसन जो है एलर्जी, ये पूरा बेस्ड है आपके साइंस के ऊपर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेसन होने वाला है। रीडर बुक्स में मैं मानती हूँ थोड़ी ज़्यादा थ्योरी दी रहती है, बट माइंड माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड बहुत ही मज़ेदार। तो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलते हैं 8th से लेकर 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स। यानी ये नोट्स हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए हैं और इनसे आपको साल भर एंड इवन एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है भाई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इन नोट्स को बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एंड एज वी आर बिगिनिंग विद दिस सेशन, आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कीप योर बुक्स विद यू। यहाँ जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, थियोरीज आते हैं, बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट माई सेल्फ, तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं बताऊंगी और कैसे इस लेसन को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सो नाउ नंबर वन थिंग, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम ऑथर के बारे में यानी इंग्लिश में राइटर के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हमारे राइटर जो हैं वो एक डॉक्टरेट हैं भाई, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया सी चीज़ लिखी है जो कि ज़रूरी है, एवरीवन शुड नो इट। क्योंकि बच्चों का सवाल आता है कि मैम एलर्जी, ये तो साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, वाई आर वी स्टडीइंग दिस इन इंग्लिश। तो एलर्जी साइंस, देखो बायो क्या होता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सेक्शन। भाई ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बीमार सब होते हैं, है कि नहीं, बीमारियां सबको होती हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस वे से आती है, हम उसके प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। सो कमिंग टू द ऑथर, Dr. Rana S.P. Singh, born on 23rd January 1976 in मच्छगर लेचीराम, हतुआ विलेज है गोपालगंज में, वहाँ पे जो है ये बॉर्न हुए हैं। एंड वहीं के ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड फिजिशियन हु हैज स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी। रेप्यूटेड फिजिशियन है जिन्होंने खुद एलर्जी में स्पेशलाइजेशन किया है। He has written a number of articles on healthcare which have found favor of publication in leading newspapers as well as medical journals. So ये डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल अच्छे से नाम याद रखना है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। इन्होंने खुद ने एलर्जी पे स्पेशलाइजेशन किया है। इनके बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि लीडिंग जर्नल्स, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी छपते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इससे अवेयर होते हैं। तो ये इनकी पिक्चर है भाई, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया हमें किनका, ऑथर का नाम। अब आगे आते हैं कि हमें इस पूरे लेसन में देखने को क्या मिलने वाला है। उससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में और बातें कर लेते हैं। ही इज थर्ड सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राम ध्यान सिंह, यानी ये इनके पिताजी का नाम है। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज सेवरल डिग्रीज। इनकी डिग्रीज देख लो भैया कितनी डिग्रीज हैं, तो मतलब जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ही हैज़ एमबीबीएस डिग्री, एमडी किया है उन्हें पीएमसीएच पटना से, पटना के ही हैं भाई वो, है ना, मतलब पटना के तो नहीं कह सकते, लेकिन पटना से उन्होंने जो है अपना एमडी किया है। एंड डीए आरसीजीपी लंदन से किया है उन्होंने। He has read a number of papers in different national seminars, the recent being a seminar on epilepsy organized by Department of Neurology, Indira Gandhi Institute of Medical Science, पटना। एपिलेप्सी बेसिकली जिसे हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, तो उस पर भी ये काफ़ी सारे नेशनल सेमिनार्स लेते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। The present article contains useful tips on how to avoid allergy, and allergy नाम आते ही एक ऐसी चीज़ है जो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर चुके हैं और करते भी होंगे, लेकिन पता ही नहीं है। यानी किसी ऐसे पर्टिकुलर पार्टिकल से आप एक्सपोज हो जाओ जो कि बहुत ही कॉमन हो सकता है कोई खाना हो, किसी को जो है भाई लौकी से एलर्जी हो जाती है, लौकी खा लेते हैं तो एलर्जी हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इसी को एलर्जी कहते हैं। तो अब इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी मैं हिंदी में तो बता चुकी हूँ, मिर्गी है। अगर इंग्लिश में पूरी बात करें इसकी तो अ डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड कॉजिंग सीजर्स, है ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है जैसे, तो एपिलेप्सी उसे कहते हैं। पर हमें किसकी बात करनी है, एलर्जी की बात करनी है। सो कम लेट्स बिगिन विद द लेसन। अब लेसन में एक शुरुआत में ही क्वेश्चन आता है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना। Have you noticed that certain food items or the change of weather affect you adversely?
What happens to you when you take such food items or find yourself in such a weather? तो ये बात आपको सही में बतानी है। इस लेसन को अच्छे से कैसे समझ सकते हो जब आप खुद से रिलेट करो। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको कभी कभी ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फूड आइटम हो, कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर चीज़ हो, मान लो है ना, कोई भी बाहर के एनवायरनमेंट में चीज़ हो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर वेदर हो, मौसम हो, सर्दी गर्मी, है ना, कि जिसमें आपको जो है आपकी बॉडी थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करती है। यानी आपको जो है वो खाना लेते हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ खाते हो तो आपको हमेशा, मतलब आप नोटिस ही करते हो। बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, कुछ लोग इमली नहीं खाते हैं, है ना, कि भाई मुझे जो है इससे छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, है ना, कुछ बोलते हैं ना लोग। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर बताओ। बिकॉज अगर ये कंडीशन है कि कोई भी कॉमन सी चीज़, बहुत अलग नहीं, कॉमन सी चीज़ जो शायद दूसरा तीसरा इंसान आराम से खा सकता है, लेकिन आपको, आपकी बॉडी उसमें अलग रिएक्ट करती है, तो दैट इज़ बेसिकली एक एलर्जी होना। तो इसे हम एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे जिसमें हमारा एक कैरेक्टर है जिनका नाम है प्रेम शंकर। सो देखते हैं क्या कहानी हुई है उनके साथ। One morning, Prem Shankar woke up with an itching sensation of pain all over his body. He could not understand what was the problem with him. अब एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश के लेसन है तो मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ। क्यों? क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है, आपको भी पता चलेगा लेसन क्या है, और जब क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं। तो समरी भी समझाऊंगी, लेकिन डू रीड विद मी, मेरे साथ भी रीड करो और इस वीडियो के बाद भी रीड करना, ठीक है। तो इसको रीड करके मैं समरी समझाती हूँ। He went to a clinic. The doctor examined him and assured him that he would be okay in a few days. It's just an instance of allergy, he observed. तो एक सुबह जो है प्रेम शंकर, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो जैसे ही सुबह उठे, उन्हें पूरी बॉडी में इचिंग यानी एक होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है यार, एलर्जी तो बहुत बार हुआ है, मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। तो मुझे तो ये लेसन बहुत पसंद है क्योंकि इससे अपने को अवेयरनेस मिलती है एक्चुअल में। तो उनको जब वो सुबह उठे तो पूरी बॉडी में ऐसा नहीं, खुजली की सेंसेशन होती है, इचिंग सा, पेन सा पूरी ही बॉडी में। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई भाई। तो वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उन्हें पूरा एग्जामाइन किया, जांच पड़ताल करी, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, कुछ दिनों में आप ओके यानी ठीक हो जाओगे, सिर्फ आपको जो है इंस्टेंस ऑफ एलर्जी यानी थोड़ी सी एलर्जी हुई है ना, एलर्जी का एक एग्जाम्पल है। तो अब भाई प्रेम शंकर जी को लगा ये एलर्जी क्या होती है, एलर्जी तो उन्हें पता ही नहीं है क्या है भाई, है ना, क्योंकि कॉमनली हम जो है एलर्जी वर्ड यूज तो करते हैं लेकिन समझ नहीं आता है बेसिकली व्हाट इज एलर्जी। सो प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज, सो द डॉक्टर एक्सप्लेन। अब डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है एलर्जी को। सो डू नोट वन थिंग कि जब भी तुम्हें अगर क्वेश्चन ऐसा कोई आए इसके ऊपर, है ना, कि इस लेसन को समझाओ, तो उसमें यू कैन पुट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है, ठीक। सो व्हाट इज एलर्जी देखते हैं। एलर्जी यू कैन से is a malfunction of the human immune system causing a violent reaction against normally harmless substances in our natural environment। यहीं रुकते हैं और इस लाइन का पूरा मतलब समझो। एलर्जी क्या है? मैल फंक्शन है। मैल फंक्शन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो खराब तरह से काम करना। जैसे कोई मशीन है, खराब हो जाए तो उसे डग डग आवाज़ें करने लगती है ना, तो वैसे ही हमारी शरीर की भी मशीन है। कौन सी मशीन? ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, जिससे हम बाकी रोगों से बच सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम है? इम्यून सिस्टम। जब मैल फंक्शन यानी सही तरीके से काम नहीं करे, कुछ गड़बड़ हो जाए इस सिस्टम में, तो बोलो मैम इस गड़बड़ से क्या होता है? तो इस गड़बड़ से ऐसा होता है कि जो नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस, हार्मलेस यानी दूसरा तीसरा इंसान उस सब्सटेंस को खा रहा है, पी रहा है, वो बढ़िया है, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम अगर खराब है तो मैं वो चीज़ खाऊंगी तो मेरी बॉडी में क्या एलर्जी यानी खुजली होने लगेगी, रेडनेस होगी, मेरे को छींकें आएंगी, मेरी आंख लाल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पे बेस्ड है। क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बताऊं कि यार अगर कोई ऐसे सब्सटेंस, जैसे मेरे कोई एक रिलेटिव हैं वो इमली नहीं खाते हैं भाई, है ना, उनको इमली से बिल्कुल एलर्जी है। तो अगर वो इमली, हम 10 लोग बैठे हैं, हम 10 के 10 लोग खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर उन्होंने इमली खा ली तो उनकी बॉडी में लिटरली ऐसा होता है, उनको ना पूरी बॉडी में जो है आइज रेड होने लगी, उनकी इचिंग होने लगती है, छींकें आने लगती हैं। तो दिस इज बेसिकली एलर्जी। इंडिविजुअल इंसान के इम्यून सिस्टम पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो हार्मलेस सब्सटेंसेस हैं, इनका नाम क्या है? जिनकी वजह से हैं तो बेचारे हार्मलेस, लेकिन इनकी वजह से हमें तो एलर्जी हो रही है, तो इनका नाम क्या है? इन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस।
एलर्जेंस कौन होते हैं? जो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। The reaction creates an inflammation which in turn can lead to a variety of symptoms such as hay fever, eczema, asthma and other conditions popularly referred to as allergy। यानी popularly हम उन्हें क्या कहते हैं? allergies कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक्जिमा वगैरह ये सब कंडीशन होती हैं, स्किन की कंडीशंस होती हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि पर्सनली ये कंडीशंस मुझे भी हुई है। तो अगर इस क्वेश्चन का जो पहले पूछा था आंसर दें तो येस, मेरा कैसा है कि भाई मेरा विंटर सीजन में, विंटर सीजन इज़ वेरी क्योंकि विंटर सीजन्स में हो सकता है ऐसे कुछ पार्टिकल्स हों, है ना, ठंड की वजह से बॉडी रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है एक्जिमा हो जाता है। तो एक्जिमा भी बहुत कॉमन है। हे फीवर यानी नॉर्मली जो फीवर आता है, खांसी जुकाम, ठीक, और उससे एज़मा यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक। तो ये सब कंडीशंस है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है समझो। इन्फ्लेमेशन बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी बॉडी का पार्ट, जैसे मान लो, ये एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम कहीं से आए और तुम्हारे पैर में ना एकदम बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी, देखो ऐसे पैर ना बिल्कुल रेड हो जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेमेट होता है, सोचता है यार पता नहीं यार क्या हुआ, किसने काट लिया, क्या हो गया, क्या लग गया, है कि नहीं। तो ये कंडीशन होती है इन्फ्लेमेशन की, जिसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो कि क्या गड़बड़ है, ठीक है। सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? लेट्स रीड द डेफिनेशन। अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स रेड, सोर एंड स्वोलन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या फिर इंजरी, ठीक है। चलो, देयर आर जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, यानी एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है? यहाँ तो जेनेटिक फैक्टर्स यानी मम्मी पापा दादा दादी परदादा, जीन्स से होते हुए, जेनेटिक फैक्टर यानी जीन्स से होते हुए आपको वो आई है एलर्जी, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी जिन चीज़ों से आप एक्सपोज्ड हो सकता है हवा में ऐसा कोई डस्ट का पार्टिकल हो, है ना, वहाँ से आपको एलर्जी हो सकती है। टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू स्पेसिफिक एलर्जेंस for some time to build up the allergic sensitivity and then once more to trigger the allergic reaction। अब मैं तुम्हें इस चीज़ को अच्छे से साइंटिफिक वे से समझाती हूँ। होता क्या है, देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे आएंगे जिनका मतलब तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन मैं इसको ज़रूर समझाऊंगी। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बेसिकली होते हैं जो तुम्हें आँखों से दिखाई दें। जैसे मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या बीमारी हुई है, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ भाई, मुझे थोड़ी ना पता क्या बीमारी हुई है, मुझे सिम्टम्स क्या है। डॉक्टर पूछता है ना, अच्छा क्या हो रहा है बताओ, तो हम कहते हैं भाई डॉक्टर जी रनिंग नोज है। रनिंग नोज का मतलब नोज दौड़ रही है, ऐसा नहीं। रनिंग नोज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे नाक बहना कहते हैं, नाक बहना कहते हैं ना, तो रनिंग नोज है डॉक्टर जी भाई, और बहुत ज़्यादा जो है कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी हो रही है, छींके भी बहुत आ रही हैं, है ना, और जो है इचिंग हो रही है, खुजली भी हो रही है बॉडी में, इचिंग इन बॉडी। तो ये सब क्या है? ये सब होते हैं सिम्टम्स। ये मैंने आपको सिर्फ सिम्टम्स के एग्जाम्पल दिए हैं। माई पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू द वर्ड सिम्टम्स। सिम्टम्स समझ आए? अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये क्या कहना चाहता है कि एलर्जी डेवलप कैसे होती है, कि एक बार तुम किसी सब्सटेंस से मिले और तुम्हें एलर्जी हो गई, ऐसा। एक बार तुम किसी सब्सटेंस से मिले, कोई एक डस्ट पार्टिकल, मान लो स्मोक है, ठीक है, सिगरेट पीते हैं तो उसका जो स्मोक होता है, एक बार उससे मिले और तुम्हें एलर्जी हो गई, ऐसा नहीं होता है। एलर्जी धीरे 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 डेवलप होती है। जैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं वैसे एलर्जी भी धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। हो सकता है मान लो तुम जिस एरिया में जाते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग डेली क्या करते हो, स्मोकिंग करते हो, ठीक है। अब वो जो स्मोक है, ठीक है, वो जो स्मोक है वो कंटिन्यूसली कहाँ, तुम्हारे नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है भाई, तुम्हारी बॉडी में, है ना, नोज से जा रही है, कहाँ से होते हुए, नोज से होते हुए जा रही है तुम्हारे लंग्स में, ठीक है। बीच का पाथवे पूरा नहीं लिखना हमें ना, इतना बायो में नहीं घुसना है, नोज से होते जाते तुम्हारे लंग्स में। तो कंटिन्यूसली तुम रोज स्मोक से एक्सपोज्ड हो, तुम्हें आइडिया नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा पार्टिकल आ जा रहा है तुम्हारे नाक में। तो धीरे धीरे अब तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, तुम्हारी बॉडी स्मोक से क्या होती जाएगी, एलर्जिक होती जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे वो है ना सेंसिटिव होती जाएगी, बिल्कुल ही धीरे धीरे सेंसिटिविटी डेवलप करती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम्हें हल्का सा भी स्मोक का पार्टिकल तुम्हारी नाक में गया, हल्का सा भी स्मोक का पार्टिकल नाक में गया, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग चालू हो गई, छींकें आने लगी, है ना, जो है आँख लाल हो गई, बिल्कुल ही रनिंग नोज हो गई,
और भी प्रॉब्लम जो है एक्सटेंड हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, तभी हम कहते हैं अपने सराउंडिंग्स को हमेशा देखा करें, और ऐसी कोई जगह है तो वहाँ से जाने से जो है हम बचें, क्योंकि उस टाइम नहीं लगता, उस टाइम तो सब लगेगा नॉर्मल है, क्या है, स्मोक ही तो जा रही है नाक में, लेकिन नहीं है, धीरे 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 ये चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर एंड में एकदम से धमाका देती हैं। फिर हम पूछते हैं ऊपर वाले से कि ऐसा क्यों किया। तो यानी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की चीज़ें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है, तभी तो ये लेसन आपके लिए दिया है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, यही लाइन मैंने पढ़ी और यही मैंने समझाई, एलर्जिक सेंसिटिविटी होती है, एंड देन वंस मूव टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जैसे बंदूक में ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाने वाला, तो यहाँ पे ट्रिगर बेसिकली क्या है, द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जैसे ही वो स्मोक का पार्टिकल आएगा, आपके सेल्स ट्रिगर हो जाएंगे कि भाई ये तो रोज आ रहा है, हम तो इससे सेंसिटिव हैं। अरे होता नहीं है कि तुम जो है फ्रेंड्स का ग्रुप है, 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक चौथा दोस्त है ना, चौथा फ्रेंड है जो आना चाहता है, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं। तो जैसे ही वो फ्रेंड आएगा, सबके सब ट्रिगर हो जाएंगे, सबके सबके मुंह बन जाएगा, अरे यार चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, हमें तो ये नहीं पसंद। तो ऐसा ही होता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ, कि स्मोक का पार्टिकल इतने टाइम से आ रहा है, अब हम सेंसिटिव हो गए, तो अब फिर से आएगा ना, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं, अब हमें आ गया गुस्सा, ठीक है, तभी जो है एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के एग्जाम्पल दिए, सच एज स्मोकिंग एंड पोल्यूशन विल ऑल्सो एड टू द रिस्क। ठीक है, चलो आगे आते हैं। Initially, allergy often appears as seemingly benign condition such as hay fever during the pollen season. अब यहाँ पे कुछ आपको टर्म समझने हैं। बेनाइन क्या होता है, बेनाइन कैंसर भी होता है, हम पढ़ते हैं, बेनाइन ट्यूमर भी पढ़ते हैं। बेनाइन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो शुरुआती दौर में ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ एलर्जी की शुरुआत कैसे होती है। एलर्जी जब आपको होती है ना, तब जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं, जैसे हे फीवर, नॉर्मल खांसी बुखार आना, या फिर जो है आप कह सकते हो जब आप पोलन सीजन, क्या होता है पोलन बेसिकली क्या होते हैं, वह तो मुझे लगता है कि क्लास 10th में हो तो पता होना चाहिए, बट फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बायो में आप पढ़ते होगे, है ना। पोलन बेसिकली क्या होता है, जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर में जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ये होता है हमारा, देखो ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे स्टेमन कहते हैं, ठीक है, स्टेमन कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब स्टेमन में यहाँ से जो है, जिसे एंथर कहते हैं, यहाँ से निकलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल। क्या निकलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि पाउडरी होते हैं। तुमने अगर कोई फूल छुआ हो कभी, तो उसमें पाउडर जैसा कोई सब्सटेंस निकलता है, पाउडरी, एकदम पाउडर होता है ना, पाउडर एकदम बिल्कुल ही पाउडर जितना फाइन, तो वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, जो कि एक्चुअल में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे क्या कहा जाता है, जिसका नाम है भाई पोलन। ठीक है, तो ये पोलन होते हैं। पोलन सीजन का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उसमें पोलन जो है यहाँ से बैक से फटके निकलते हैं, तो इतने पाउडरी सब्सटेंसेस होते हैं, पूरी हवा उससे भर जाती है। अब इतने ज़्यादा पोलन होता है ना कि कुछ लोग सही में इस पोलन से जो है एलर्जिक हो जाते हैं, और उन कुछ लोग में से आपकी पलक मैम भी हैं भाई, यस, पोलन से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि फ्लावरिंग सीजन में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इतने एक्सपोज होते हैं तो बहुत ज़्यादा छींक भी आती है हमको। कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो, गार्डन वगैरह में चल रहे हो, आसपास ऐसी हवाएं चल रही हो, तो बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो पोलन से भी एलर्जिक हो सकते हैं हम, डेवलप होती है। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम्स आपको हे फीवर आएगा, खांसी छींक आएगी, ठीक है, तो ये बेनाइन है, ये बेनाइन कंडीशन है, यानी एलर्जी की शुरुआती स्टेज है, जो कि बहुत डेंजरस नहीं होती है। In fact, many people gradually build up on allergic condition over many years before experiencing any symptoms whatsoever. और कुछ लोग का तो ऐसा है कि सालों साल वो अंदर ही अंदर शरीर में बनती जा रही है कंडीशन, लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे बाहर, ठीक है, और एकदम लास्ट में आके उभर के निकलती है। ठीक, however, for some unfortunate people, a certain food or drug or an ordinary insect bite can result in sudden life-threatening anaphylactic shock. अब ये क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं, सम अनफॉर्चुनेट पीपल, देखो किस्मत की बात है भाई, कोई भी चीज़ किसी को कभी भी हार्म कर सकती है। अब कुछ लोग जो होते हैं, जिनको कभी कभार कोई नॉर्मल सा खाना या कोई नॉर्मल ड्रग का मतलब है कोई भी एक दवाई, जैसे मान लो हमने जो है सर दर्द के लिए डिस्प्रिन ले ली, तो तुम्हें क्या पता कि उस पर्सन को वो डिस्प्रिन इतना अफेक्ट करेगा कि उसको जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, जिसे हम कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ।
इसमें बॉडी जो है ना बिल्कुल ही इंसान की हम कह सकते हैं बहुत ही डेंजरस मोड में आ जाती है, यानी उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाता है, वो फाइट नहीं कर पाता है और अननेसेसरली वायलेंट रिएक्शन दिखाएगा। मतलब नॉर्मली उसमें डिस्प्रिन ली है, इम्यून सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया, उसने जो है बहुत सारी गोलियां चला दी। सो बेसिकली एनाफिलेक्टिक शॉक में अपन बात करते हैं कि होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। शॉक वर्ड से तो समझ गए है ना, शॉक वर्ड है यानी मैम कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बॉडी या तो एकदम जो है बिल्कुल ही एक अलग स्टेट में चली गई है। अब एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस भी कहते हैं, इसे एनाफिलेक्टिक एलर्जी भी कहते हैं, तो समझ लो इसके बारे में क्या है, क्योंकि वर्ड आया है तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हम बीपी कहते हैं, बीपी एकदम से ड्रॉप कर जाता है बेटा, ड्रॉप से यानी एकदम डाउन हो जाता है। अब जिस इंसान का बीपी ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया ना, उसकी बॉडी खड़ी हो पाएगी, और वो बिल्कुल ही है ना, कहता है जैसे बॉडी एकदम से रुक जाती है एक जगह पे, है ना। सांस जो है हैवी ब्रीदिंग होने लगती है। आपने अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या देखा हो, बीपी बिल्कुल ही एकदम ड्रॉप करता है। और जो है एयर पाथ जो होता है, एयर जो पाथ होता है वो नैरो हो जाता है। एयर पाथ नैरो यानी अंदर की जो वेसल्स होती है ना वो बिल्कुल ही नैरो का मतलब वैसे नॉर्मली इतनी होंगी, अब ब्लड प्रेशर गिरा वो इतनी पतली हो गई, तो सांस जाने की जगह नहीं, तभी जो है ऐसे हेवली ब्रीद करते हैं, एकदम की सांस ही नहीं आ रही हो, है ना। तब हमें भी समझ नहीं आता है क्या करें भाई, एकदम जो है एयर पाथ नैरो हो जाता है तो हैवी ब्रीदिंग होने लगती है। और किसी किसी केसेस में, लाइक कुछ केसेस में जैसे वॉमिटिंग होती है, नॉसिया होता है, बिल्कुल ही बेहोशी की हालत, अपना होश ही नहीं होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ बॉडी एक शॉक की स्टेट में चली जाती है। किसी किसी में लाइक यूजुअली होता है कि स्किन रैशेस भी आ जाते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही गिर जाता है तो बॉडी शॉक में आ जाती है। तो कुछ लोगों के साथ होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड ले लो, ड्रग ले लो, जो मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल ही बेकार साबित हो जाता है बॉडी के लिए, वो पता भी नहीं चलता है इंसान को, है ना। ठीक है, समझ आया एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन है भाई ये बहुत ही ज़्यादा। चलो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे हुए बैठे रहें, ऐसा नहीं है। देखो बायोलॉजी पढ़ते तो आधे लोग डर जाते हैं, डरो नहीं, बस ये है कि आप उस चीज़ में अवेयरनेस रखो। डरने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो ऐसे मत घबरा जाना मैम हम कुछ खाएंगे तो हमें ये तो नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। बस अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छे से रहो, एक्टिविटी करो, सब बढ़िया है। चलो अब मेन पार्ट में हम बात करते हैं, दैट इज द एलर्जी मार्च। Furthermore, of those allergies which start as eczema or gastrointestinal problems, many evolve into asthma, frequently involving respiratory symptoms such as hyperactivity and obstruction of the airways. इसको हम usually pronunciation में आपको एक बार बता देती हूँ, अस्थमा नहीं कहते हैं इसको, asthma कहते हैं, ठीक है। करेक्ट इंग्लिश pronunciation में asthma कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, इन प्रॉब्लम्स को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे भी हुई है भाई। तो एक्जिमा बेसिकली क्या होता है, स्किन की ऐसी कंडीशन होती है, मुझे तो प्रॉबेबली विंटर्स में होती है, देखो याद कर रही हूँ तो मेरे को तब भी घबराहट आ रही है कि ऐसा स्टेज होता था। वो स्किन जो है ना आपकी पूरी ड्राई हो जाती है एंड वो बिल्कुल ही एक जगह, बोलते हैं ना स्किन पूरी जम जाती है, स्किन पूरी जम जाती है, आपको एक रिएक्शन सा हो जाता है, फंगस भी। और फिर क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया फंगस हैं ये तो वैसे ही इंतजार करते हैं कि हल्की सी इम्यूनिटी डाउन हो और हम दौड़ के आ जाएं, तो पूरा फंगस से जो है स्किन पूरी रेडनेस हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, है ना, पपड़ी सी जम जाती है पूरी स्किन में, एक्जिमा जैसे कहते हैं। और एक्जिमा भी होता है और कुछ में, जैसे मुझ में दोनों ही हुआ है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें, डाइजेशन में ही दिक्कत है, यानी आप जो भी खा रहे हो वो हजम नहीं हो रहा। ये शुरुआत की स्टेजेस हैं। फिर धीरे धीरे अगर आपने इन्हें क्योर नहीं किया तो ये किस में डेवलप हो जाती है, एस्मा में, यानी ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, और एयरवेज यानी जो हवा जाने की आपकी नलियां होती हैं, पाथ होता है, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भाई, तो वो भी जाना बंद हो जाए तो और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट पाथ है डेवलपमेंट का, यानी शुरुआती में एक्जिमा होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चलता जाएगा एस्मा में, और इसी डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, द एलर्जी मार्च। कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे लाइफ के स्टेजेस में एलर्जी जो है आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं द एलर्जी मार्च। अब एलर्जी मार्च कैसे होता है, देखो सिंपल डायग्राम्स में आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लो तुम्हें कोई फूड एलर्जी है, बेसिक फूड से एलर्जी है, लेकिन यू आर नॉट
आप अवेयर नहीं रहते हो, आप उस फूड को फिर भी कंज्यूम करें, अरे कोई बात नहीं कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं कुछ नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो, तो आपको जो है ना एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बॉडी में अगर एलर्जी का होता है ना तो मेनली जो है स्किन प्रॉब्लम से शुरुआत होती है। स्किन प्रॉब्लम से लोगों को क्या लगता है, अरे हमारी स्किन में ये दिक्कत है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्किन प्रॉब्लम एक्चुअल में स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आती है कि बॉडी स्किन में अगर आपको कुछ दिखने लगे ना तो ये समझना शरीर में अंदर में कोई गड़बड़ है। तो जैसे यहाँ फूड एलर्जी है तो वो तुम्हें पता कैसे चलेगा, स्किन तुमको दिखाएगी रिएक्शन, स्किन डर्मेटाइटिस होंगे, स्किन में रेडनेस, कहीं रैशेज आने लगेंगे, है ना, या फिर जो है वो ड्राई होने लगेगी अलग वे से, नॉर्मली ड्राई नहीं, नॉर्मली होती है ड्राई बट अलग वे से वो ड्राई होने लगेगी, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते अगर उस पर भी ध्यान नहीं दिया तुमने, ट्रीटमेंट नहीं लिया, सो इट विल गो इनटू एलर्जिक राइनिटीज एंड एस्थमा, यानी कंडीशंस और आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अर्ली चाइल्डहुड से लेके ये जो पूरा अपना जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एलर्जी का। सो दिस इज द एलर्जी मार्च। मार्च महीने का नाम नहीं है, मार्च का मतलब क्या होता है, कैसे कोई चीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो एक्जिमा, फूड एलर्जी, एज्मा, रेनिटीज, चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक, ठीक। चलो इजी है टॉपिक, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो अब बात करते हैं हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या रही है, तो थोड़े आपको जो है नाम आएंगे कुछ एंटीबॉडीज के, तो उनके नाम हम पढ़ते हैं। Our basic understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody, immunoglobulin E और IgE जिसे कहते हैं, by scientists and Uppsala and Baltimore। अब देखो, कोई ना कोई चीज की साइंस में तो डिस्कवरी हुई है, शुरुआत हुई है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एलर्जी होती क्या है, ये कहाँ से आई है, 1967 में, जब एक एंटीबॉडी क्या होती है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जो कि किसी पर्टिकुलर, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया बॉडी में तो उसके अगेंस्ट वो डिशुम करती है, ये समझ जाओ, ठीक है। एंटीबॉडी ये होती है। तो एक एंटीबॉडी थी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई या IgE भी कहा जाता था, तो वहां से आई हमारी एलर्जी की शुरुआत। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडीज इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस। अच्छा बोलोगे मैम एंटीबॉडी बेसिकली काम क्या करती है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। बायोलॉजी का काम है पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। एंटीबॉडी बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में मान लो कोई भी एलर्जन आ गया, फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अपन जो है एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। मान लो तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक, तो एंटीबॉडी का काम पता है क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक आपके घर में या कोई बहुत बड़ा सा सेलिब्रिटी हो तो उनके घर में कैसे गार्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, या प्राइम मिनिस्टर हो तो उनका काम क्या है, ढूंढना, उनकी आंखें पूरे टाइम चालू रहती है कि कौन सा इंसान सस्पेक्टेड लग रहा है। अब तुम अगर नॉर्मली जाओगे, तुम एक इंसान हो, अच्छे से ड्रेस्ड हो, आप बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से जाओगे, स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो सस्पिशियस दिख रहा हो, मुंह पे जो है बिल्कुल कपड़ा बांधे हुए है और ऐसे कैप लगाए हुए है और उसके हाथ में कोई ऐसा बैग है और लग रहा है कि अंदर गन वन भी होगी, है, सस्पिशियस इंसान को ढूंढ के पकड़ के जो है बिल्कुल ही हटा देते हैं वहां से। तो यही काम है एंटीबॉडी का। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करता है तो एंटीबॉडी उसको ढूंढ के पकड़ के जो है बिल्कुल मार लगाती है कि नहीं। तो वैसे ही IgE जो एंटीबॉडी है, इसकी बढ़िया बात ये थी कि बहुत सारे डिफरेंट एलर्जन से स्पेसिफिक थी। यानी अगर बैक्टीरिया आए या हो सकता है कोई पोलन आ गया हो, है ना, या हो सकता है कोई फंगस आ गया हो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, तो इन सबको ये पकड़ के मार सकती है। ये बात थी IgE में। Continued research has significantly advanced our knowledge regarding, for example, the interaction between IgE and inflammatory cells। तो यानी धीरे धीरे रिसर्च हुई है इस फील्ड में और हमारी रिसर्च में एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है कि कैसे IgE यानी एक एंटीबॉडी और बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनकी मिली जुली भगत है ये। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें केस क्या होता है। एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी क्या करती है भाई, अरे पीले से नहीं भाई, ऐसा लिखें कि दिखाई दे, चलो आ जाओ। एंटीबॉडी बेसिकली क्या काम करती है, पकड़ के मारती है। किसको पकड़ के मारती है, मान लो बैक्टीरिया, अभी तो बैक्टीरिया का अपन पीछा करते हैं ना, बैक्टीरिया को नहीं छोड़ेंगे अपन, बैक्टीरिया को मारते हैं। चलो तो बैक्टीरिया दिखा, इसने इसको पकड़ के मारा। अब इसने तो बोल दिया कि भाई बैक्टीरिया इसको मारते हैं, लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हें कैसे पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। तो बॉडी के हमारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन मैंने अभी आपको बेटा बताया था क्या होता है, बॉडी में सूजन, स्वेलिंग, रेडनेस आना, तो तुम्हें पता चलेगा ना उस एरिया में प्रॉब्लम है।
मैंने एक बहुत ही बढ़िया लाइन सुनी है ना, मेरे एक टीचर से, ही यूज्ड टू से कि दर्द जो होता है ना, दर्द बॉडी में पेन होता है, वो भगवान की जो है एक दुआ है, एक कृपा है तुम्हारे ऊपर। क्यों ऐसा मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी में पेन का सेंसेशन ही नहीं हो, ये सब चीज़ें हो ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम है और तुम सोल्यूशन कैसे करोगे। कुछ लोग रोते रहते हैं कि अरे मेरे को यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। खुश हो जाओ भाई, तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम उसका इलाज कर पा रहे हो। ऐसी इतनी सारी बीमारियां हैं जिनमें पेन फील नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप करती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बेसिकली तुम्हारी मदद कर रही हैं। ये जो है, ये कोई भी जो भी अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ला देंगी। जैसे मान लो यहाँ हाथ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो मैं कुछ ऑइंटमेंट लगा दूंगी, मैं ट्रीटमेंट करवा दूंगी डॉक्टर से, तो यानी बात आगे बढ़ने से पहले वहीं ख़त्म हो जाए या रुक जाए। तो यही है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ के बीच में भी रिलेशनशिप, इंटरैक्शन इस्टेब्लिश किया गया, पढ़ा गया। इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या है? सेल्स दैट अटैक बैक्टीरिया और हील्स डैमेज टिश्यू, हीलिंग का भी काम करते हैं ये। चलो आगे आते हैं। For effective asthma medication, one needs to look beyond the obvious symptoms. Antihistamines, for example, may provide temporary relief by masking the symptoms, but have virtually no effect on the underlying inflammation. तो कभी कभार क्या होता है, हम जैसे इंडियंस हैं तो हम यूजुअली किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं? आयुर्वेद में। बिकॉज क्या होता है कि हम नॉर्मली अगर हम लेंगे कोई भी दवाइयाँ, जैसे एंटीहिस्टामिन है, तो एंटीहिस्टामिन का काम क्या होता है? ये जो है आपकी कोई भी दिक्कत हो, सिम्टम हो, उसको मास्क कर देगा, यानी ढक देगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है, आप कह दो कि आपको छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, है ना, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो आप कोई ऐसी दवाई लोगे एंटीहिस्टामिन, तो आपकी छींक बंद हो जाएगी, आपकी खांसी बंद हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी की जो अंदर की एक्चुअल प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व नहीं होगी, तो वो धीरे धीरे रिकर होती जाती है। तो एंटीहिस्टामिन्स बेसिकली हम टेम्पररी रिलीफ ले सकते हैं बाय मास्किंग। मास्किंग यानी किसी चीज़ को ढकना, सिम्टम्स को ढक सकते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व यहाँ से नहीं होती है। Other pharmaceuticals known to be effective for seasonal allergy must be administered weeks before exposure. और सीजनल एलर्जी यानी अब जैसे किसी को पता है कि मुझे इस सीज़न में एलर्जी होगी, जैसे मुझे पता है भाई मुझे विंटर में एलर्जी होगी ही, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हम जो है कुछ ना कुछ हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कोई दवाइयाँ ले सकते हैं पहले ही, एडमिनिस्टर्ड वीक्स बिफोर, यानी पहले ही, कि विंटर सीजन आ रहा है उससे पहले ही ले लूँ, ताकि वो एलर्जिन जब मेरे पास आए तो वो मेरी बॉडी में जाते ही खत्म हो जाए। बात क्लियर है? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टीरॉइड्स इज करंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ऑल्दो ओवर ट्रीटमेंट में हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो कुछ ना कुछ इनहेल करने वाले, यानी नाक से इनहेल करने वाले स्टीरॉइड्स भी आ रहे हैं, विच हैव गेनिंग ग्राउंड। अब क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देते हैं। गेनिंग ग्राउंड एक अच्छा वर्ड है अगर आप किसी चीज़ के लिए कहना चाहते हो कि वो बहुत ही बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे टेक्नोलॉजी इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया, गेनिंग ग्राउंड यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वैसे ही यहाँ पे इस इंडस्ट्री में इनहेल्ड स्टीरॉइड्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी आपको कहीं इचिंग हुई हो, कहीं सूजन हुई हो तो वो कम होती है, लेकिन इनका भी ओवर यूज डेंजरस है। ठीक है, इन्हें भी आप लिमिटेड वे में यूज कर सकते हो, नहीं तो हमें तो पता ही है भाई साइड इफेक्ट होते ही हैं एलोपैथिक वगैरह जो भी मेडिसिन होती हैं इनमें। ठीक, so to ensure the lowest effective dosage throughout the treatment, the laboratory can periodically monitor the occurrence in the serum of ECP released from inflammatory cells. अब serum release from ECPs क्या होता है? Inflammatory cell एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ECP. ECP का फुल फॉर्म है eosinophilic cationic protein. It is a protein generated in certain white blood cells actively engaged in the immune defense system. आपने बायोलॉजी में इतना पढ़ा है कि आप जो है रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें इम्यून सिस्टम कौन बनाती हैं? हमारा वाइट ब्लड सेल्स, WBC जिन्हें हम कहते हैं। भाई WBC का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसमें एक टाइप की सेल होती है जिनका नाम होता है ईओसाइनोफिल। तो ये जो ECP है ना बेटा, ये ECP सीरम जो है इन्हीं सेल्स से निकलता है। ये जैसे फुल फॉर्म देख लो, ईओसाइनोफिल कैटायनिक प्रोटीन, ये ईओसाइनोफिक सेल से ही निकलता है, जो कि किसमें एंगेज्ड है? बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने में। यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप्ड बाय फारिया, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स। देखो फारिया जो है बहुत डिफरेंट एलर्जी के टेस्ट होते हैं,
तो इनका भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जैसे आपका अलग अलग ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड शुगर का टेस्ट होता है कि नहीं। तो इसी जैसे टेस्ट होता है एक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि फाडिया जी ने डेवलप किया है। तो उससे हम ईसीपी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं या कितने कम इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। पॉजिटिव नेगेटिव में उसका आंसर आता है, उसमें खैर आपको इतना डीप में यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। चलो, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, अब एलर्जी हो तो गई, क्या करें, ट्रीटमेंट कर देते हैं, है ना। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो एलर्जीज का? There are 3 general approaches to the treatment of allergic diseases such as allergic rhinitis. अब allergic rhinitis एक बहुत ही कॉमन एलर्जी है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी होती है, जिसे हे फीवर भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड हे फीवर, इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन दैट कॉजेज स्नीजिंग, कंजेशन एक्सेट्रा। यानी सबसे कॉमन एलर्जी जो बहुत सारे लोगों को हुई हो, छींक आना, खांसी आना, दैट इज बेसिकली एलर्जिक राइनिटीज। तो ये कैसे कर सकते हो आप, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो? नंबर 1, सबसे पहला चीज है अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेन। अगर तुम्हें एलर्जी टेस्ट तुमने कराया है, तुमने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये पता कर लिया कि एलर्जन कौन है, जैसे अगर तुमको पोलन से एलर्जी है तो तुम्हें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स का सीजन है भाई, बढ़िया सी हवाएं चलेंगी जब, तो इस सीजन में मैं जो है अपना प्रोटेक्शन करके घूमूं। प्रोटेक्शन करके घूमूं यानी क्या, मैं मास्क वास्क लगा के घूमूं, दूर रहूं उस एलर्जन से। या किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है तो वो फूड खाने से बचूं, है कि नहीं। दूसरा, मेडिकेशन टू रिलीफ सिस्टम्स, यानी डॉक्टर जी के पास जाइए भाई, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है तो आपकी वो बिल्कुल मदद कर सकते हैं। मेडिकेशन ले लो कि इस सीजन में अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले ही मेडिसिन ले लो। नेक्स्ट है एलर्जी शॉट्स। एलर्जी शॉट्स भी आते हैं जिससे आप एलर्जी से बच सकते हैं, ठीक है। चलो, सजेशंस टू अवॉइड एलर्जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जब आपको अगर आंसर लिखना हो तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। सजेशंस टू अवॉइड एलर्जी और एलर्जन। ए, wear a pollen mask when mowing the grass और हाउस क्लीनिंग। तो कभी भी आप जिनके घरों में गार्डन होते हैं या फील्ड्स वगैरह पे काम करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, तो कभी भी या फिर घर की सफाई भी कर रहे हो नॉर्मली, तो एक पोलन का मास्क पहन लो। ये बेसिक मास्क है जो आई गेस अब तो सबके पास ही होता है, ये पहन लो ताकि आपको जो है पोलन या कोई भी एलर्जन आने से पहले ही बाहर वो रुक जाए, ठीक है। मोइंग द ग्रास क्या होता है, यानी ग्रास को जब आप कटिंग करते हैं, ग्रास की कटिंग, एक मशीन आती है ग्रास कट करने की, तो उससे जब कटिंग करते हैं तब भी जो है आप मास्क पहन के रखें। नेक्स्ट, स्टे इंडोर्स इन दी मॉर्निंग एंड ऑन विंडी डेज। अगर आपको पता है एलर्जी है आपको, तो कोई भी विंडी डेज यानी बहुत हवाएं चलती हैं कुछ कुछ सीजन्स में, तो सुबह सुबह जो है ना बहुत ही ज़्यादा पोलन काउंट हाई रहता है, फूल बिल्कुल खुल जाते हैं सुबह सुबह सूरज जी के आते हुए, और वो है बहुत सारा पोलन रिलीज करते हैं, तो तब कोशिश करो घर में रहो, ठीक है। नेक्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स फॉर पीपल विद फूड एलर्जी। जिन लोगों को फूड से एलर्जी है, तो अब क्या होता है, चलो घर में तो खाना है, पता है क्या है, ठीक है, बाहर कोई पैकेज्ड फूड है, अब वो तुमने उठा के खा लिया, लेकिन उसमें कोशिश करो अगर तुम्हें फूड एलर्जी है, बहुत ही सीरियस है, तो फूड लेबल पढ़ो कि उसके कंटेंट क्या है, क्या क्या वो कंटेन करता है। तो अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जिससे तुम्हें एलर्जी होती है तो वो मत कंज्यूम करो, ठीक है। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन, क्योंकि मैक्सिमम मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है पॉलन एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी। तो इसमें जो है काफ़ी सारे आपको प्रिकॉशंस मिलेंगे। विंडो, खिड़कियाँ, दरवाजे बंद रखो, पोलन मास्क तो पहन ही सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा जो बचाव है ये, ठीक। और मास्क से सिर्फ क्या एक चीज़ की नहीं, बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। रिड दी होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ माइल्ड्यू। अब घर में कुछ लोगों को शौक होता है अंदर प्लांट्स रखना, बहुत अच्छी बात है, रखो, मनाही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे माइल्ड्यू हो जाता है ना, आपने देखा होगा ऐसे कुछ प्लांट्स में से वाइट सा सब्सटेंस आ जाता है, जैसे हम अगर हिंदी में कहें तो काई जमने लगती है ना, फंगस का फॉर्म होता है ये, तो इससे भी बहुत बीमारी डेवलप होती है एंड काफ़ी लोग एलर्जिक होते हैं जिन्हें पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो आप जो है घर के प्लांट्स वगैरह को बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन रहो कि वहाँ पे गंदगी नहीं हो और फंगस डेवलप नहीं हो, अगर हो जाए तो उस प्लांट को आप चेंज कर दो। डोंट अलाउ डैंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन दी हाउस। वो एनिमल्स जो डैंडर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फरी एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो अगर किसी के पेट्स भी होते हैं तो आप थोड़ा केयर के साथ उन्हें रखें, ठीक है। चेंज फेदर पिलोज, वूलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स। कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा वूलन या फेदरी चीज़ें मत रखो, सुंदर बहुत लगती हैं लेकिन उसमें जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं आके, एंड अगर आप उसको डेली यूज़ करो, क्लीन भी नहीं करो, तो एलर्जी आपको हो सकती है।
इनक्लोज मैट्रेस, बॉक्स स्प्रिंग्स एंड पिलोज एंड प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ। तो आपके जो भी तकिए वगैरह हैं, कि मान लो एक तकिया किसी ने यूज़ किया, कभी किसी और ने यूज़ किया, तो आप उसको प्लास्टिक की कवरिंग में रखो या कवरिंग जो है चेंज करते रहो, ठीक है। आई होप ये तो मुझे लगता है सजेशन मुझसे बेहतर आप भी मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सजेशन है। वॉश शीट्स, मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर, यानी आपकी जो घर की चद्दरें हैं, जैसे मम्मी हमेशा कहती है बेटा साफ सफाई रखा करो, है ना। तो जितने तकिए हैं वगैरह सबको टाइमली वॉश करते रहो, है ना। रिमूव कार्पेट्स एंड अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, ड्रास्टिक मेजर। अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर क्या होता है? ऐसा फर्नीचर जो बहुत ही किसी मोटे मटेरियल से कवर्ड हो, तो उसको भी जो है ऐसे कारपेट वारपेट, घरों में क्या होता है ना, बहुत लोगों के कारपेट बिछे रहते हैं। अब कारपेट दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यू नेवर नो इतनी सारी उसमें बीमारियां डेवलप होती हैं अगर आप उसे टाइमली क्लीन नहीं करें। सो द थिंग इज, आप सब रख सकते हैं लेकिन उसको ज़रूर टाइमली क्लीन करते रहें। यूज़ acaricide, a chemical that kills house dust mites, or a tannic acid solution that neutralizes the allergen and mite droppings। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, CIDE साइड का मतलब क्या होता है? किल करना। साइड होना नहीं, किल। जैसे सुसाइड है ना, जीनोसाइड। तो जैसे ही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो एक होता है एक्यारिसाइड और एक होता है टैनिक एसिड सोल्यूशन। तो घर में जो टिक्स और माइट्स हो जाते हैं ना, छोटे छोटे, किसी के घर में दीमक भी लग जाती है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, ये तो कुछ सजेशन थी। अब ये मेजर्स जो हैं वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कुछ महंगे सब चीज़ें होती है, जैसे मान लो एयर कंडीशनर होता है घर में या कार में, एयर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, हवा फिल्टर होके है, डीह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हो। ये दो तो पता होंगे। डीह्यूमिडिफायर क्या होता है मैं बताती हूँ। डीह्यूमिडिफायर का काम है, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द एयर इन योर होम until relative humidity is reduced to the level you choose। ये एक डीह्यूमिडिफायर है। मैं बताती हूँ होता क्या है। बोलो मैम पानी क्यों रिमूव करना है कमरे से? तो होता क्या है, काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बेसिकली एलर्जेंस जो होते हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक कम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा, जैसे ना वाटर लेवल कम हो जाता है, जब ह्यूमिडिटी जो है लोअर हो जाती है, तब वो एलर्जेंस अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते, उनकी बॉडी ही नहीं काम करती है। जैसे ठंड में हम रज़ाई से बाहर नहीं निकल पाते, हमारी बॉडी काम नहीं करती, तो वैसे ही इन एलर्जेंस की एक जो है ह्यूमिडिटी पे इनकी चीज़ें, यानी इनकी एक्टिविटी काम नहीं करती, ये हार्म नहीं कर सकती। तो इसीलिए डीह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये उनके लिए दोज हु कैन अफोर्ड, ठीक है। बाकी तो कॉमन सजेशंस अपने पीछे थे। क्लियर है बिल्कुल? चलो भाई, एलर्जेंस के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। दो टाइप के एलर्जेंस आते हैं, एक होते हैं सीजनल, यानी पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से, मान लो समर्स के हिसाब से हो, स्प्रिंग के हिसाब से हो, ऑटम के हिसाब से हो, ठीक है। एंड दूसरे होते हैं पेरिनियल, जो कि साल भर प्रेजेंट रहते हैं। सो एलर्जेंस क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी। एलर्जेंस दो टाइप के हैं, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल कैसे होंगे? पॉलन हो गया, आउटडोर मोल्ड हो गए, जो कि सीजनल एलर्जी कॉज करते हैं, स्नीजिंग वगैरह। द मोस्ट ट्रबलसम एलर्जन इन नॉर्थ अमेरिका इज रैगवीड पोलन। तो अगर ये पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करने वाला कौन सा एलर्जन है, तो वो है रैगवीड पोलन। रैगवीड बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट ही होता है, एक फूल वाला पौधा ही होता है। तो उससे जो पोलन निकलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है। ट्री पोलन अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन अप्रैल टू मई, ग्रास पोलन आता है मई से जून में, और रैगवीड पोलन आता है अगस्त टू अक्टूबर में, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स दी गई हैं कब कब ये पोलन आते हैं। तुमको अगर ये अप्रैल टू मई ये सब भी याद नहीं होना, तो ये एटलीस्ट पोलन के नाम याद कर लो। ट्री पोलन है, पेड़ वाला पोलन है, ग्रास वाला पोलन है, वेरी इंपॉर्टेंट, रैगवीड पोलन है। क्लियर है? चलो, जैसे एलर्जी सीजन अहेड देख लो भाई, पौधों के पास लिखा हुआ है। चलो, आउटडोर के जो मोल्ड स्पोर्स होते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, कोई भी रॉटिंग मटेरियल होगा उसमें हो सकते हैं, और वो जो है ना हवा में चले जाते हैं। जब भी कोई सफाई कर रहे होते हैं, स्वीपिंग कर रहे होते हैं, तो वो हवा में चले जाते हैं, और इससे ही लोगों की वो नॉस्ट्रिल से एंटर करके एलर्जी कॉज करते हैं। द स्पोर्स आर ubiquitous, stay airborne over long periods and are most prominent from July through November। ubiquitous का मतलब होता है वाइडस्प्रेड, वाइडस्प्रेड यानी बहुत सारी जगह पे जो है ये फैल जाते हैं। देन कमिंग टू नंबर 2, सीजनल तो समझ आ गया, पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से है। नंबर 2 इज पेरिनियल एलर्जेंस। पेरिनियल का मतलब पता है क्या होता है? साल भर। सो दीज एलर्जेंस जो होते हैं साल भर एलर्जी कॉज कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक रिनिटीज इज कॉज्ड बाय इंडोर एलर्जेंस such as house dust mites, animal dander,
cockroaches and indoor mold spore. Perennial basically is something which you are exposed every day. तो इंडोर यानी आपके घर में हो सकता है ऐसे कोई सब्सटेंस हो, या हो सकता है कोई कॉकरोचेज हो, या इफ़ यू हैव अ पेट एनिमल, कि अगर डॉग है आपका एनिमल, कैट है, तो कंटिन्यूसली आपके घर में वो चीज़ें रहेंगी ही, तो वहाँ से एलर्जी कॉज हो सकती है. डस्ट माइट्स थ्राइव इन ह्यूमिडिटी मोर देन 50% एंड डैम्प कंडीशंस विद इन द होम इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडोर मोल्ड. जो घर के अंदर जो है मोल्ड वो बढ़ते जाते हैं. पेरिनियल एलर्जेंस जो साल भर एलर्जी तुमको कॉज कर सकते हैं. ठीक है भाई, तो विद दिस वी एंड दी वेरी इंटरेस्टिंग जो हमारा लेसन था. आई होप सभी को अच्छी नॉलेज मिली होगी. तो अगर चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ आया हो, डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो यार, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम देते हैं बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. यहाँ हमारे सभी टॉप कोर्सेज हैं एंड वी हैव आवर चैनल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एज वेल. सो स्टे कनेक्टेड. नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई 8 to 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के. तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की लिंक दी गई है. प्लेलिस्ट की भी लिंक है कि अगर कोई वीडियो मिस हो गया हो सो यू कैन अटेंड ओवर देयर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी लेसन की एक्सरसाइज को कवर करेंगे. सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय.